हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इस भाग में हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में संकलित कहानी लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल, उस कहानी के विषय में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। बच्चों, इसी क्रम में हम सबसे पहले सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी के जीवन और उनकी लेखन शैली के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ था। साहित्यकार यशपाल की रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है। इनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखर हैं। इनकी भाषा की मुख्य विशेषता है कि भाषा में स्वाभाविकता है, सजीवता है और रचनागत भी है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, पात्रों के अनुकूल तथा भावों को उभारने में पूर्ण रूप से समर्थ होती है। इनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण होती है। भावों के प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने प्रस्तुत पाठ लखनवी अंदाज में कई जगह उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का और कई मनोभावों को उभारने के लिए मुहावरों का भी प्रयोग किया है। जैसे कई जगह पर उन्होंने उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे मुफसिल, गवारा, एहतियात, करीने, वल्लाह, शुक्रिया, तलब, किबला, तस्लीम, नफीस, नामुराद। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि ये नवाबी परंपरा या लखनऊ की परंपरा के बीच का एक संवाद है, तो इस कारण से उन्होंने कई जगह पर उर्दू भाषा का प्रयोग अधिकता से किया है और भावों को उभारने के लिए अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे पैसेंजर ट्रेन, सेकंड क्लास, टिकट, बर्थ, एब्स्ट्रैक्ट आदि। अपने भावों को पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से श्रोता तक या पाठक तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जैसे सिर खम लेना, ज्ञान चक्षु खुल जाना, सतृष्ण आंखों से देख लेना। तो चलो बच्चों, पहले हम लखनवी अंदाज का एक छोटा सा सार समझ लेते हैं। लखनवी अंदाज में लेखक ने समाज के कई तबकों की मानसिकता को अपने व्यंग में एक ही कहानी में बड़ी सजीवता से पिरो दिया है। ये व्यंग उन्होंने नवाबी परंपरा पर किया है, मध्यवर्गीय धोरी मानसिकता पर किया है और साथ ही नई कहानी लेखकों पर भी किया है, जो ये मानते हैं कि बिना घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। आगे पाठ को पढ़ते समय हम इन तीनों विषयों पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब
गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी को खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाइए। यहाँ पर बच्चों जितना भी हमने पढ़ा उसमें आप लोगों ने देखा कि लेखक ने कई सारे उर्दू शब्दों का और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे मुफसिल, किबला, शौक़, आदाब अर्ज़। इसी तरह से कई सारे अंग्रेजी शब्दों का भी, जैसे पैसेंजर ट्रेन, सेकंड क्लास आदि शब्दों का प्रयोग उन्होंने भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो भी दाम को खर्च करने में या पैसा खर्च करने में नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के लिए पैसा खर्च करने की उनकी मितव्ययी प्रवृत्ति है। लेखक अपनी मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा करना बिल्कुल नहीं चाहते थे, किंतु उन्होंने उसमें यात्रा करने के लिए इसलिए सोचा कि वो भीड़ से भी बच जाएंगे और साथ ही कहानी के संबंध में भी वो सोच सकेंगे। साथ ही प्राकृतिक दृश्य भी खिड़की से उन्हें देखने को मिलेंगे, जिससे उन्हें अपनी नई कहानी के लिए एक सामग्री भी उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, तभी उन्होंने भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। लेखक को ऐसा अनुमान था कि डिब्बा उन्हें खाली मिलेगा ताकि वो आराम से नई कहानी के विषय में सोचते हुए जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो डिब्बे में चढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने एक शब्द का प्रयोग किया है, नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन। नवाबी नस्ल उन्होंने इसलिए बोला कि वो सज्जन अब नवाब नहीं लग रहे थे, पहले कभी नवाब रह चुके होंगे। इस कारण से उनके चेहरे पर ही शायद उन्हें एक वो दम्भ, एक नज़ाकत, एक नफासत जो नवाबों के होती है वो झलक रही थी। इसलिए उन्होंने कहा नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश उन्हें कहाँ मिले? बर्थ पर पालथी मारे बैठे हुए मिले, जिनके सामने क्या रखे थे? तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक का सहसा आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि भी नहीं दिखाई। जैसे कि कभी आप लोगों ने भी सफ़र किया होता है और हम किसी बर्थ में मतलब डिब्बे में चढ़ते हैं और आसपास जितने भी लोग होते हैं उनसे हम लोग नमस्ते या उनका अभिवादन करते हैं या ये भी पूछ लेते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। लेकिन जो नवाब साहब थे उन्होंने इसके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। तो लेखक ने भी कहा कि जब उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई, उन्होंने भी मेरा परिचय जानने की कोशिश नहीं करी, तो मैंने भी अपने आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली कि भाई आप अगर नवाब हैं तो अगर मैं मध्य वर्गीय व्यक्ति हूँ तो हमारा भी एक सम्मान है। तो उन्होंने भी बोला कि मैं भी शांति से आकर वहाँ पर उनसे नज़रें चुराकर वहीं पर बैठ गया। लेखक सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का ही टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देख ले। सफ़र का वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। लगता है कि अब उन्हें किसी के सामने खीरे खाने में संकोच हो रहा है। नवाब साहब खिड़की से बाहर झांकते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे कि अचानक से उन्हें भाव परिवर्तन किया और अचानक से ही वो लेखक से कहते हैं आदाब अर्ज़, मतलब ये अभिवादन होता है कि आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे, क्या आप खीरा खाएंगे? तब नवाब साहब ने जब यह पूछा तो लेखक भी समझ गए कि वो पूछना नहीं चाहते हैं, बस स्थिति की नज़ाकत के कारण ही वो पूछ रहे हैं कि आप ये खीरा खाएंगे। तब बड़े ही शालीन तरीके से जो लेखक हैं, क्योंकि वो एक मध्य वर्गीय व्यक्ति हैं, तो बड़े ही शालीन तरीके से वो कहते हैं शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाइए। किबला का अर्थ होता है आप, कि मतलब आप खाइए। इस तरीके से यहाँ पर लेखक कहते हैं कि
मैंने क्या कहा? किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए ज़ीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर ज़ीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी भुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेधा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले आए। फाक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब नवाब साहब ने हमसे खीरे की आजमाइश की, खीरा खाने की का लिए पूछा, तो हमने बड़ी ही नफासत से मना कर दिया। तब नवाब साहब कुछ देर खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी से भरे लोटे से खीरे को धोते हैं, तौलिए से पोंछते हैं, अपनी जेब से चाकू निकालते हैं और उसके सिर को काटकर गोदते हैं, उसका झाग निकालते हैं, छीलते हैं, फिर फाके काटकर तौलिए पर ही करीने से बिछा देते हैं। नवाब साहब ने फाकों के ऊपर ज़ीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक देते हैं। लेखक उनकी भाव भंगिमा देखे जा रहे थे। उनकी भाव भंगिमा से लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही पानी आ रहा है। एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क जाने पर ताजे खीरे की पनियाती हुई मतलब पानी छोड़ती हुई जो फाके हैं, उसे देखकर लेखक के मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन पहले पूछे जाने पर उन्होंने इनकार कर दिया था। इसलिए कुछ सोचकर आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा, शुक्रिया कहकर कहा कि नहीं, मेरी मेदा मतलब मेरा पेट थोड़ा ख़राब है, किबला शौक फरमाइए, मतलब आप खाइए। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरों की फाक की ओर एक बार फिर देखा, फिर खिड़की की ओर देखा, दीर्घ निश्वास लिया, बहुत ही ज़ोर से सांस ली उन्होंने, और फिर एक एक फाक को वो उठाने लगे। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए।
पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरों की फाँक की और एक बार उसे देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, दीर्घ निश्वास ली, फिर एक एक फाँक उठाई, होठों तक लेकर आए, उसे सूंघा और स्वाद के आनंद में उन्होंने अपनी पलकें मूंद ली, मतलब बंद कर ली। मुंह में भर आए पानी को गले से उतार लिया और फाकों को एक एक करके सूंघकर वो बाहर फेंकते गए। उसके बाद तौलिए से हाथ और होठ पहुंचकर गर्व से लेखक की ओर देखते हैं। नवाब साहब खीरे सूंघकर और फेंककर हाथ मुंह पोंछकर लेट गए, मानो इस काम में वे थक गए हों। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर ये महसूस करते हैं और सोच रहे थे कि खीरे के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है। इसी बीच नवाब साहब के डकार की आवाज़ आती है और लेखक की ओर देखते हुए कहते हैं, खीरा लजीज होता है, लेकिन वो क्या होता है, शकील और नामुराद होता है और पेट पर बोझ डालता है, मतलब पेट को खराब करता है। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वो कहते हैं, जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना भर से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो जो नई कहानी के लेखक हैं, अगर वो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी जो रच रहे हैं, वो क्या तर्कसंगत है? नहीं, तर्कसंगत इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसी कहानियों की छाप बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। बच्चों, इस कहानी में मैंने आप लोगों से पहले बोला था कि जो लेखक हैं उन्होंने नवाबी परंपरा पर, मध्य वर्गीय धोरी मानसिकता पर और नई कहानी के लेखकों पर व्यंग किया है। नवाबी परंपरा पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है कि नवाब की चाहे नवाबियत नहीं रहती है, लेकिन उनमें जो नज़ाकत और नफासत और तहज़ीब रहती है, वो हमेशा शायद उनके जीते जी बनी रहती है। वो अपने आप को कहीं भी छोटा नहीं दिखाना चाहते हैं, जैसे कि नवाब ने सिर्फ खीरे को सूंघ सूंघ कर ना, एक आम आदमी के सामने वो खीरे को खाना नहीं चाहते थे, इस कारण से खीरे को सूंघ सूंघ कर वो खिड़की के बाहर फेंकते जाते हैं और ये प्रदर्शन करते हैं कि ये छोटी मोटी चीज़ें हम नवाब लोग नहीं खाते हैं, सिर्फ इनका रसास्वादन करते हैं और उनको फेंक देते हैं। इसी तरह से मध्यवर्गीय दोहरी मानसिकता, मध्य वर्ग को जो है लेखक, मध्य वर्ग को इंगित करने वाला जो लेखक है, उसकी ये दोहरी मानसिकता कि अगर सामने वाले ने, किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा या अगर हमसे पहले बात नहीं की तो हम नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने मेरे को संगति के लिए कोई भी एक संगति के लिए मेरे को आगे से बढ़कर उन्होंने नहीं पूछा, उत्साह नहीं दिखाया, तो मैंने भी क्या करा, आत्मसम्मान में अपनी आंखें झुका ली। और जब नवाब साहब उनसे दोबारा पूछते हैं कि आप खीरा खाएंगे, तब वो पहले मना कर चुके थे। अपने आत्मरक्षा की सुरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए फिर वो मना कर देते हैं। ये एक मध्य वर्गीय ये मानसिकता होती है। साथ ही नई कहानी के लेखकों पर भी उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि बिना घटना और पात्रों के लिखी गई कहानी कभी भी अमिट छाप नहीं छोड़ती है। इस प्रकार ये कहानी यशपाल द्वारा लिखी हुई यह कहानी हमें यथार्थवादी शैली में एक विशिष्ट उदाहरण है।